नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। बिहार में कल सुबह पहले चरण में वोट डाला जाएगा। 131 सीटों पर चुनाव है कल। कौन सी सीटें खास हैं, कौन सी वीआईपी सीटें हैं और उन सीटों पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है? हमारे सहयोगी हरीश पिछले 2 महीने से बिहार की गली कूचों में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गांव खेत खलिहानों में लोगों से काम करते हुए लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने जानने की कोशिश की है कि हवा का रुख किस तरफ है। आज हमारे साथ हैं हरीश। हरीश, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। हरीश, 131 सीटों पर कल है सुबह आखिरकार चुनाव का पहला चरण। तो कौन कौन सी सीटें इंपॉर्टेंट हैं और क्या हवा दिख रही है कल के लिए? सर, इम्पोर्टेंट सीट्स की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि बिहार का हर एक विधानसभा सीट जो है उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है सर। इसलिए क्योंकि अब कोई नेता सेंटर में नहीं दिखता है। एक तरफ तेजस्वी दिखते हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर दिखते हैं, तीसरी तरफ नीतीश कुमार दिखते हैं, लल्लन सिंह दिखते हैं, अनंत सिंह दिखते हैं। ऐसे ऐसे नेता दिखते हैं सर जिन्होंने बिहार के चुनाव में सरगर्मियां तेज कर रखी हैं। तो मुझे तो लगता है कि सर किसी एक खांचे में डाल पाना कि हाँ ये बहुत हॉट सीट है, इंपॉर्टेंट सीट है, या तो सर ट्रेडिशनल मीडिया के लोगों का काम है। आजकल के मीडिया के लोग सारी सीट्स को इंपॉर्टेंट बताते हैं और वो इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि जैसा आप सर पिछले 4-5 महीने से हम लोगों ने अपने जो सेशंस किए हैं उसमें ये बताया है कि कॉन्टेस्ट सर बहुत नेक टू नेक फाइट का है। तो हम किसी भी सीट को ऐसा नहीं कह सकते सर कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। और सर यही रात अंतिम, यही रात भारी 6 तारीख को जो चुनाव होने हैं सर, जिन भी सीट 131 सीट पे सर चुनाव होने हैं, और 6 तारीख को ये डिसाइड हो जाएगा सर कि सरकार किसकी बनने जा रही है। तो किसकी बनने जा रही है? आप तो बहुत घूमे हैं। सर मैं तो काफी घूमा हूँ और सब घूमने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इस बार महागठबंधन के चांसेस अच्छे हैं। हालांकि ट्रेडिशनल मीडिया ये कह रही है कि एनडीए के चांसेस अच्छे हैं, पर मुझे ये लगता है कि जनसुराज जितनी ताकतवर होगी सर, एनडीए को उतना लॉस होगा और उसका सीधा फायदा सर महागठबंधन को होगा। तो तो मेरे हिसाब से तो आपको लगता है जनसुराज बहुत ताकतवर है? सर अगर मेरे उससे देखें तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, पहले के भी सेशन से उठा के देखे और आज भी ये कह रहा हूँ कि करंट अंडर वाटर कहीं ना कहीं जनसुराज का है। वो भीड़ रैलियों में, जनसुराज की रैलियों में आने वाली भीड़ सर सब तुक्का नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि कुछ वोट्स कन्वर्ट ना हो, पर फिर भी इतने कन्वर्ट हो जाएंगे सर कि बड़े बड़े दिग्गजों, बड़े बड़े पेड़ जो है इस बार गिर जाएंगे। इतने वोट सर मुझे लगता है कि मोबिलाइज हो जाएंगे जनसुराज की तरफ। महागठबंधन के भी तो वोट काटने वाले बहुत सारे लोग हैं वहां। सर AIMIM। जैसे अगर ट्रेडिशनल वोटर्स की बात करें तो एनडीए का जो वोटर है सर वो कन्विंस्ड होता है कुछ चीजों पे। जैसे उसको जैसे सोशल सिक्योरिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए और नौकरियां चाहिए। पर जो महागठबंधन का जो ट्रेडिशनल वोटर है सर वो कहीं ना कहीं, अब जैसे महागठबंधन का जो ट्रेडिशनल वोटर है सर वो मुस्लिम और यादव, और हम लोगों ने इतना इनफ इस पे बात कर ली है कि मुस्लिम सर वोट मोबिलाइज वही होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही होती है जो पार्टी। तो मुझे लगता है सर कि सेंध इस बार लग पाना मुश्किल है, क्योंकि चूंकि कॉन्टेस्ट बहुत नजदीक का है, नेक टू नेक फाइट है। इसलिए इस बार कोई तीसरी शक्ति जैसे एमआईएम हुई, जैसे और भी पार्टियां हैं, मुश्किल होगा सर मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ खिंचाना। कल राहुल गांधी ने एक जनसभा में एक बड़ी अजीब सी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आर्मी में, कॉर्पोरेट में, कोर्ट्स में, हर जगह एक ही जाति के लोग हैं। मतलब उनका कहने का मतलब सवर्ण जातियों की बात कर रहे थे। वो 10% लोग हैं, 10% जातियों के। 100% पे 10% कायम है, उनका मतलब था। तो क्या ये कहकर वो फौज में भी रिजर्वेशन करना चाहते हैं क्या? आखिरी दांव उन्होंने चुनाव के एक दिन पहले चला। सर आपको लगता है क्या कि ये कोई दांव है? सर ये हारे हुए योद्धा की निशानी है। आप एजुकेशन पे बात नहीं कर पा रहे हो, आप नौकरियों पे बात नहीं कर पा रहे हो, आप पलायन पे बात नहीं कर पा रहे हो, आप बिहार में बाढ़ पे बात नहीं कर पा रहे हो, आप गरीबी पे बात नहीं कर पा रहे हो। बिहार जैसे स्टेट में सर
जहां इतनी सारी समस्याएं हैं, वहां आप आते हो ये मुद्दा लेके कि 10% लोगों ने इंडियन आर्मी के ऊपर जो है कंट्रोल कर रखा है। इससे सर मुझे लगता है कि राजनीति की एक मर्यादा है सर, और वो मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी सीनियर, अब तो मुझे लगता है कि हम मेरे से तो बहुत ज्यादा सीनियर हैं, और राजनीति करते हुए उनको बहुत दिन, लगभग 15-20 साल हो गए सर। अब तो कुछ मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। हम इंडियन आर्मी के ऊपर इस तरीके से बात नहीं कर सकते, और उसका बहुत असर हो ये भी नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव में अगर आप इंडियन आर्मी के ऊपर बात करोगे तो आपको वोट्स मिल जाएंगे। सर इंग्लिश की एक कहावत है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन डिजायर उनकी बहुत बड़ी है। आप बताइए सर, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत शर्मनाक बयान है। आप इंडियन आर्मी को ये कह रहे हैं कि 10% लोग जो है वो वहां कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सर कि आप कहीं ना कहीं यह रिबेल बनने का काम कर रहे हैं। आप डिस्प्यूट करेंगे, है ना, और आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जाके इस तरीके की बात करना मनोबल को गिराने वाला है। हरीश, वैसे भी कॉर्पोरेट बिहार में कितने हैं या इंडस्ट्रीज कितनी है? वैसे भी तो नहीं है। और अगर आप चाहेंगे कॉर्पोरेट में आप रिजर्वेशन कर दें, तो फिर आदमी क्या करेगा? बिहार में क्यों कॉर्पोरेट का ऑफिस खोलने आएगा या आप इंडस्ट्री लगाने आएगा? सर जैसे जो नहीं हुआ है उसी को करना है, और यही चैलेंज भी है सर। जैसे आज तक कॉर्पोरेट नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर बार बार अपनी सभाओं से एक सीडी रेशियो की बात करते हैं। पता नहीं सर सीडी रेशियो के बारे में हमारी जनता कितना जानती है कि जैसे बिहार में जो भी बैंक्स हैं और जिनमें पैसे जमा हो रहे हैं बिहार के लोगों के, कायदन वो इस इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं। और हम अभी सीडी रेशियो जो है वो 40% के आसपास है। तो प्रशांत किशोर सीधा ये कहते हैं कि दो चीजें कर दी जाए तो बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो सकता है। एक की सीडी रेशियो को वो 40% से 80% तक हम ले आए, 90% तक ले आए, और दूसरा मनरेगा को हम उससे किसानी से जोड़ दें, जिससे कि मजदूर आसानी से उपलब्ध हो सके, और जो भी हम खाद्यान्न की खेती कर रहे हैं उसको नकदी फसलों में कन्वर्ट कर दें। तो कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं सर जो बिना कॉर्पोरेट के भी सॉल्व हो जाएंगी। और रही बात सर कॉर्पोरेट की, तो सरकार से ताकतवर सत्ता में कुछ नहीं होता। अगर सरकार ने चाह दिया और उनके मन मन में ये बात बैठ गई कि नहीं बिहार में घराने, कॉर्पोरेट घराने आने चाहिए, यहाँ नौकरियां मिलनी चाहिए, तो सर फिर संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। गुजरात जैसे डेजर्ट वाले एरिया में सर इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, तो बिहार उससे ठीक है मुझे लगता है। नहीं, कॉर्पोरेट रहे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड रहेगा और उसमें नौकरियां मिलेंगी तो जो योग्य है वो आ जाएगा उसमें। लेकिन ये कहना कि 10% लोग कायम है, इसके पीछे एक बात छुपी हुई है कि आप पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि हर चीज में, हर जगह, फिर आपको कल आप कहेंगे कि इसरो में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और आप फिर कहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हरीश, क्या आपको लगता है कि ये इस तरह की मांग रखना कि 10% लोग, इस तरह के आरोप लगाना 10% लोग 100% पर काबिज है, तो इस तरह के आरोप लगाना आपको ये नहीं लगता कि विदेशी ताकतों के हाथों खिलौना बन रहे हैं राहुल गांधी? आखिर जॉर्ज सोरोस भी तो वही कर रहा था। उसका क्या मकसद था कि हमारी सोसाइटी को बिल्कुल विध्वंस कर दे उसका? सर राहुल गांधी को मैं तो नहीं कह रहा हूं, पर विपक्षी लोग कहते हैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, जिनको मुद्दों की समझ नहीं है। अब बिहार चुनाव में आप आए हैं, मैंने जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं फिर कह रहा हूं कि आप बिहार चुनाव में आए हैं जहां गरीबी पे बात हो सकती है, अशिक्षा पे बात हो सकती है, जहां पलायन पे बात हो सकती है, वहां आप आके ये 10% का मुद्दा बेमतलब का, जिनको पता ही नहीं है उनको सर एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो जातिगत जनगणना हुई है ये फर्जी है, मेरी सरकार आएगी तो मैं दूसरी जातिगत जनगणना कराऊंगा। जबकि उनको पता ही नहीं था कि जिस समय जातिगत जनगणना हुई उस समय कांग्रेस महागठबंधन की सरकार थी, और कांग्रेस उसका उसमें वो अलायंस में थी। तो सर नॉन सीरियस आदमी है राहुल गांधी, उनको बहुत सीरियसली अगर आप लेते हैं तो फिर यही सर दर्द वाली स्थिति होती है सर। कहाँ क्या कहना है क्या नहीं कहना है, मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं सर, मुझे लगता है आप भी करते होंगे, लेकिन उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि भारत का युवा नौकरी के लिए परेशान है। एज अ जर्नलिस्ट मुझे पता है कि यहाँ युवाओं की क्या परेशानी है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं, ये मुद्दे बहुत गौड़ है। आप कब तक, इससे सीधे सीधे पता चलता है कि सत्ता के लिए आप कितने लालायित हैं।
एन केन प्रकार कैसे भी कांग्रेस चाहती है कि सत्ता में आ जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है सर कि 10% लोग 90%, ऐसा नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। क्या हरीश अब वहां से बिहार से दिल्ली आकर उन्होंने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब वो उनका नया शगुफा है कि हरियाणा में किस तरह से वोट की चोरी हुई। तो क्या आपको लगता है ये सब करके जो भी बॉम्ब शेलिंग वो कर रहे हैं सरकार के ऊपर या एनडीए के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, आपको लगता है इससे उन्हें कुछ मिलेगा सचमुच या कुछ नुकसान ही होने वाला है? अब जैसे सर हम लोग तो पिछले 3-4 महीने से बिहार इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। शुरू शुरू में तब तक तेजस्वी की बढ़त थी जब तक कि राहुल गांधी की रैली नहीं हुई थी। जैसे ही राहुल गांधी की रैली हुई सर, तेजस्वी का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब आप इसी से थोड़ा सा इंटरलिंक करिए ना कि अगर वो दिल्ली जाके बोलेंगे, आप बताइए जिससे किसी का कोई लेना कोई सरोकार नहीं है सर, उसका कांग्रेस पार्टी को कहीं फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है कि हाँ सीधा फायदा। लेकिन चूंकि घर की पार्टी है सर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सवाल। आप बताइए राहुल, पूरे कांग्रेस में कौन ऐसा व्यक्ति है जो राहुल गांधी से सवाल कर सकता है कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? आप इतने दिनों में पार्टी को खड़ी कर सकते हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हो सकते हैं। कांग्रेस सब इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ सब नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ मनोबल की कमी है। यहाँ एक अयोग्य को योग्य बनाने का प्रयास चल रहा है, इसीलिए यह समस्या आ रही है। और जब तक कांग्रेस ये समझेगी तब तक मुझे लगता है कि मटिया पलित हो चुकी होगी सर। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ और मुझे ध्यान आता है कि आप ही थे जिन्होंने खबर दी थी कि राहुल गांधी के साथ घूम घाम कर उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और इस बात की ताकीद लालू ने तेजस्वी को बुलाकर की थी कि आइंदा उसका साथ मत पकड़ना। तो वो मुद्दा तो राहुल ने छोड़ ही दिया, बिहार के चुनाव में फिर नहीं बोला। लेकिन वो बिहार से के चुनाव में पहला चरण जैसे कल शुरू होने वाला है, तो आज दिल्ली में आकर ये सब बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका क्या महत्व है कल होने वाले चुनाव को लेकर। और कौन से हाइड्रोजन बम की बात कर रहे थे, क्या यही हाइड्रोजन बम है जिसकी चर्चा उन्होंने इतनी की? और फिर वही होता है कि भेड़िया आया और आता कुछ नहीं। तो मुझे तो लगता है कि संगठन की ओर से ये एक गड़बड़ी है, लेकिन बस ये है कि यस बॉस वाली जो पॉलिसी होती है, शायद अब उसमें गले में घंटी कौन बांधे, कौन बताए इनको, कौन सलाह दे। मुझे लगता है कि हर इलेक्शन के पहले ये ऐसी कोई न कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे, मतलब ये दूसरे मणिशंकर अय्यर हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? सर पहले तो मुझे ये दूसरे मणिशंकर अय्यर नहीं, पहले राहुल गांधी लगते हैं। ये अपने आप में एक सर एक बहुत बड़ा वो स्टेचर होते जा रहे हैं राहुल गांधी। अब मुझे याद है सर 2004 में जब भट्टा परसौल में वो घटना हुई थी और उस समय राहुल गांधी जब किसानों की बात रख रहे थे तो कन्विंसिंग लगते थे सर। उस समय लगता था कि ये एक नया लीडर जो है हमारे देश में तैयार हो रहा है। पर 2014 के बाद से सर जैसे कोई इंसान अपना आपा खो देता है, जैसे उसका विवेक जो है वो शून्य हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस स्थिति में श्री राहुल गांधी पहुंच चुके हैं सर। मुझे लगता है कि वो जो मुद्दे उठाते हैं वो उनका फॉलोअप भी नहीं लेते कि जनता पे इसका कितना असर है, कितना गहरा असर है, क्या असर हो रहा है। नहीं तो आप बताइए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिस समय असंतोष इस बात का हो कि भाई नौकरियां नहीं है, जिस समय असंतोष इस बात का हो कि चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं, अमेरिका से रिश्ते इतने खराब हैं, उस समय एक व्यक्ति जो इस देश का मतलब लोग कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है विपक्ष के, वो आदमी ये कह रहा है कि यहाँ वोट चोरी हो गई। कभी कहता है कि 10% लोग जो है पूरे देश को चला रहे हैं, कभी कुछ समझ ही नहीं आता सर कि राहुल गांधी एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते हैं, मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं करते हैं। और वो मुद्दे आते भी सर ये 90s के दशक में ये होता था जब लोगों को लगता था कि समाज में जो है वह एक क्या कहते हैं प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए पिछड़ी जातियों का और दलितों का। सर अब तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि जहां जो है आप किसी का हक, कोई जनरल किसी ओबीसी या एससी एसटी का हक नहीं ले सकता। उसके बाद भी अभी आप ये इन मुद्दों को लेके और जो है देश का युवा सब देख रहा है सर। और युवाओं को इस समय एक ऐसा नेता चाहिए जिसमें क्रेडिबिलिटी हो। आप मेरी मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे, जिसमें उनको अपना फ्यूचर दिखाई दे। राहुल गांधी जी को अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा सर, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। या राहुल गांधी ये सोच रहे होंगे कि किसी न किसी दिन लोग भाजपा से तंग आ जाएंगे,
और जब तंग आ जाएंगे तो कांग्रेस को आना ही आना है। तो हो सकता है इसकी राजनीति कर रहे हो, लेकिन अगर उनको सीधा फायदा अगर चाहिए सर, तो मुझे लगता है कि इनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा सर। अभी तो वो फिलहाल कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि दुखती हुई रग कहाँ है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि दुखती हुई रग यही है अगर किसी को भड़काओ, किसी को गुस्सा दिलाओ कि तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिया नहीं गया 70 साल से, 75-78 साल से। तो फिर पहला सवाल यही उठता है, भाई 78 साल में 65-66 साल तो तुम्हारी सरकार रही, तुम्हारे अधिकार वाली सरकार रही, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और जैसा आपने बताया, यूपीए के समय में ही जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, तो उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं बाहर आया? अगर वो फर्जी था तो वो तब भी आपकी गलती है, और अगर आपने उसे बाहर नहीं किया जबकि लालू जैसे लोग आपके सहयोगी थे, तब आपने वो आंकड़े आपको खराब लगे, क्यों कराया? तो आप ही लोगों ने था। क्या उसमें पिछड़ी जातियों की जनसंख्या कम हो गई? अगर कम हो जाती तो शायद सारे आंकड़े ही गड़बड़ हो जाते फिर रिजर्वेशन के। तो ऐसा क्या हुआ, सर, ये भी एक रहस्य है। एक युवा होने के नाते मेरे पास एक सवाल है। जैसे अभी मैं एक युवा होने के नाते मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि सर इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है। खेती के लिए आपके पास जमीन नहीं रह गई। जहां कभी खेती होती थी वो इलाके रिहायशी हो गए हैं। क्या सर इस ये जनसंख्या जो है, यह किसी को समस्या नहीं दिखती इसमें? और अगर समस्या दिखती है तो कोई बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाता? कभी ना कभी तो ये बोलना पड़ेगा सर कि आखिर ये जनसंख्या कहीं तो रुकनी चाहिए। आप बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी दे दें और नंबर ऑफ पीपल जो उसको यूज करने वाले हों, वो जितना आपने सोच के बनाया उसके 10 गुना होंगे, तो आपकी सर्विसेज जो है खत्म हो जाएंगी सर, नहीं मिल पाएंगी। ये बात समझनी पड़ेगी सबको। मुझे लगता है कि जो भी विपक्ष के नेता हैं, हम देखिए सर, एक युवा होने के नाते सब लोग भाजपा की तरफ ही देखते हैं कि जनसंख्या पे कुछ जो भाजपा के लोग करेंगे या भाजपा के क्यों? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बाकी जो पार्टियां हैं वो इस देश की पार्टियां नहीं, और क्या उनको इसमें समस्या नहीं दिखती है? सर इस पे आपको कभी कोई इंस्टांस नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा तो म- उसका सीधा लाभ भी होगा। मुझे यही लगता है कि पॉलिसी पर पॉलिटिक्स नहीं होती, नहीं, समस्याओं बिल्कुल की नहीं। पॉलिटिक्स इस देश में समस्याओं की पॉलिटिक्स होती है। देखिए, जब बिल्कुल। केजरीवाल थे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर, तो कहते पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कहते थे वहां से स्टबल जल बर्निंग हो रही है, इस वजह से यहाँ आ रहा है। अब उनकी सरकार है तो अब चुप है। तो अब समस्या ये है, बाकी पार्टियां भी क्यों नहीं उठा रही हैं, उसको क्यों नहीं कहती हैं? भाई आप कठोर कदम उठाइए। और बतौर सेंटर में बीजेपी है, एनडीए की सरकार है, तो इनको चाहिए ऐसी की तैसी करें इनकी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी की पॉलिटिक्स होती ही नहीं है, समस्याओं की पॉलिटिक्स होती है बस। और समस्याओं की पॉलिटिक्स, समस्याएं उठाकर चुनाव जीत लो, और उसके बाद खुद भी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ ना करो। यही इस देश में सब लोग करते हैं। बहरहाल, एक और नाम उभरा इस बीच, लल्लन सिंह का। लल्लन सिंह ने, अब पता नहीं एनडीए की बीजेपी की वजह से, चाहे जितना मोदी या अमित शाह की वजह से चाहे जितना रोकिए, इनको कुछ ना कुछ गड़बड़ ये लोग कर ही देते हैं। अब इन्होंने एक बयान दे दिया कि अपने समर्थकों को भी, विपक्ष को वोट देने वालों को घर से ही ना निकलने दो। तो ये इस तरह के बयानों का क्या मतलब होता है? क्या चुनाव के ठीक 2 दिन पहले इस तरह का बयान देने से क्या कुछ असर पड़ता है वोटरों पर, हरीश? सर कुछ वोटर्स के ऊपर कुछ असर हो या ना हो, पर पूरे बिहार की जनता को एक चीज दिख रही है कि किस तरीके से जो एनडीए अपराध और अपराधीकरण के खिलाफ खड़ी नजर आती है, उसी का एक नेता आके ये कह रहा है कि विपक्ष को वोट मत डालना। इससे छवि धूमिल होती है। जैसे क्या हम्म, है कि दिक्कत ये है कि जो छवि बनाते हैं ना सर, वो समझते हैं कि आपकी छवि को डेंट होता है तो आपको क्या नुकसान होता है। जो दूसरे की छवि पे खुद वोट मांग रहे हैं ना सर, उनको ये कभी समझ नहीं आएगा। आप बताइए, एक तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी में आपने लेट किया। जब दुलार चंद यादव की हत्या हो गई और साफ ये दिख रहा था कि अनंत सिंह वहां मौजूद थे, तो पहले तो ये कोशिश की गई कि अनंत सिंह वहां नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद भी गिरफ्तार करने में जो है आप 2-3 दिन लगा देते हैं। सर इससे पॉलिसी पैरालाइज की समस्या दिखती है कि ये पॉलिसी पैरालाइसिस हो गया है ना? और सर बिहार के लोगों का मैंडेट चाहे जो हो, हम हम्म, एक राजनेता के तौर पे हमको खुद भी ये समझना पड़ेगा
कि अगर हम जीत के जाते हैं और सरकार में जाते हैं तो सरकार किसी एक की नहीं होती सर, सरकार सबकी होती है। सरकार उस गार्जियन के तरीके से है जिसके 4 बच्चे हैं तो वो चारों ही उसके अपने हैं। उन चारों के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल वही सरकार है। तो मुझे लगता है कि नेताओं को इस तरीके के बयान से बचना चाहिए और ये बहुत ही मतलब हास्यास्पद कह सकते हैं सर ये। इस तरीके का बयान बिल्कुल और ललन सिंह जैसे सीनियर लीडर से तो बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। एक एस्पेक्ट हम छोड़ रहे हैं, उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है, वो है पीके का। पीके का एस्पेक्ट, पीके का क्या हाल है, उनकी उनका प्रचार और उनका जो उनकी जो मुहिम है, वो क्या इधर थोड़ी कुंद हुई है या थोड़ी धार कुंद हुई है या उनकी गति थोड़ी धीमी पड़ी है, ऐसा है क्या? जैसे सर बॉलर को अगर अपनी स्पीड बढ़ानी होती है ना तो कंधों को थोड़ा झुकाना पड़ता है ताकि जब वो बॉल को रिलीज करे तो गेंद जो है उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो ये जो कुंद वाली स्थिति है सर प्रशांत किशोर की ये कहीं ना कहीं एक उसके तहत ही है। और इस समय 131 सीटों पे 32 सीटें सर ऐसी हैं। पहले फेज में 131 सीटों पे चुनाव है जिसमें 32 सीट ऐसी हैं जिसमें जनसुराज सीधी लड़ाई में सीधी टक्कर में है। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जनसुराज में आने वाली भीड़, प्रशांत किशोर को देखने के लिए आने वाली भीड़, अगर सर वोटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये वोट्स में कन्वर्ट हो जाती है भीड़, तो सर हम लोग सीट गिनते-गिनते थक जाएँगे। और अभी भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है सर, लेकिन जनसुराज को कोई इग्नोर नहीं कर सकता सर इन चुनावों में। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, जनसुराज जो है वो किसी लायक नहीं है या कुछ कर नहीं पा रही है। अगर कुछ नहीं करेगी सर तो भी बड़े-बड़े पेड़ गिरा देगी, बहुत बड़ा डेंट होगा। और 2-4 सीटें भी जीते अगर पीके तो मुझे लगता है कि डेंट होगा वो, क्योंकि मुझे उनकी जो सबसे बड़ी खासियत लगती है हरीश, वो ये है कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे नेताओं को ये बताया है कि यात्रा कैसे होती है। तो उस तरह नहीं होती जैसे तुम करते हो कि एक पैर हवाई जहाज में रहे, दूसरा एयर कंडीशन बोगी में। तो ऐसे नहीं होती। यात्रा का मतलब लोगों से मिलते-जुलते, उनकी समस्याएँ सुनते, समझते, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप याद करें 1915 में जब महात्मा गांधी जब आए थे, तब महात्मा नहीं बने थे। जब आए थे वो भारत, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं देश को समझूँगा, और इसके लिए वो तीसरे दर्जे में उन्होंने पूरे देश में सफ़र किया। तो देश को समझना, उसकी नब्ज़ को टटोलना, लोगों की सोच को पढ़ना, बिना कुछ कहे पढ़ना और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाना, समझना, क्या ज़रूरत है उसको देखना, ये बड़ी बात होती है। और पीके में वो मुझे उम्मीद दिखती है, मैं सच कहूँ तो, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं वो केजरीवाल 2 ना हो जाए। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा और इस बार लोग पीके को समझेंगे, क्योंकि पीके के साथ वैसे लोग नहीं हैं जैसे केजरीवाल के साथ थे। उम्मीद है कुछ पॉज़िटिव सी कुछ ऐसी तस्वीर आए सामने जिससे बिहार का भला हो। बेशक कम सीटें आएँ, लेकिन एक हस्ताक्षर तो बिहार के आकाश पर हो। आप बिल्कुल, आए और आपने रोशनी डाली बहुत सारी अ, अंडर करंट बातों पर। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।